आज हम BA फोर्थ सेमेस्टर माइनर सब्जेक्ट है फूड प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ेंगे और इसकी यूनिट 5 पढ़ेंगे। यूनिट 5 का जो सिलेबस है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ सीरियल्स एंड पल्स, प्रिपरेशन ऑफ पास्ता, नूडल्स, कॉर्नफ्लेक्स, ड्राई मिलिंग ऑफ पल्स, ये इसका सिलेबस है। तो पढ़ते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ सीरियल्स एंड पल्स ये पढ़ते हैं कि अनाज और दालों का महत्व ये क्या है। तो हमें पता है कि ये पेपर जो है ऑब्जेक्टिव आना है, थ्योरिकल तो आना नहीं है। तो हम फैक्ट कवर करेंगे, ना कि हम भाषा पे ध्यान देंगे कि बहुत सारी हमारे शब्द कवर हों। हम फैक्ट पे ज़्यादा ध्यान देंगे। तो जैसे अब हम सीरियल्स के बारे में पढ़ते हैं, अनाज के बारे में पढ़ते हैं। तो अनाज को इंग्लिश में सीरियल्स कहते हैं और इस शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के सीरीज शब्द से हुई है। ठीक है, तो पूछ सकता है। अब अनाजों में सेलुलोज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और शरीर में सेलुलोज का पाचन नहीं होता। अब सेलुलोज क्या होती है? तो सेलुलोज पादप कोशिका की कोशिका भित्ति कहलाती है। जो पादप कोशिका होती है उसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज कहलाती है। तो अभी फिर भी नहीं समझ में आया होगा कि सेलुलोज है क्या। तो अब सीधी भाषा में हम ये समझ लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई अनाज है, गेहूं है मान लीजिए। तो गेहूं का जो बाहरी आवरण होता है वो सेलुलोज है। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा। तो शरीर में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है, ये याद रखना है। अनाज हमें वनस्पति जगत से प्राप्त होते हैं। बिल्कुल, देखो हमें खाद्य पदार्थ दो जगत से प्राप्त होते हैं। एक तो वनस्पति जगत, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, सब्जियां हो गई, मतलब जो पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं, वनस्पति जगत से प्राप्त होते हैं। और दूसरे हमें जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो जीव जंतुओं से जैसे दूध हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया और अंडा हो गया, मांस हो गया, ये हमें जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो अब हमें पता चला कि अनाज हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? वनस्पति जगत से प्राप्त होते हैं। और प्रत्येक धान्य पदार्थ की जो संरचना होती है, धान युक्त पदार्थों की संरचना होती है, 3 भागों में होती है। उनकी 3 भाग होते हैं। पहला भूसी और दूसरा भूसी, बैन और एंडोस्पर्म्स यानी भ्रूण। तो अब मैं समझाता हूँ। जैसे आप इमेजिन करिए कि आपके पास एक गेहूं की बाली है और उस पर एक अनाज आपने तोड़ा। बाली में भी अनाज होता है। तो अनाज के ऊपर एक भूसी लगी होती है। ठीक है, तो वो भूसी हो गई। भूसी को हटाया, अनाज मिला, गेहूं का दाना मिला। अब जो मैंने सेलुलोज की कोशिका भित्ति बताई थी, तो उसको समझिए कि वो बैन है। ठीक है, फिर उसको हटाएंगे तो फिर गेहूं के अंदर सफ़ेद सफ़ेद सा उसमें भ्रूण निकलेगा, उससे कहते हैं भ्रूण, एंडोस्पर्म्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। फिर अनाजों के संग्रहण के लिए देखो, अनाजों का संग्रहण तो बहुत सारी विधियों से किया जाता है। घरेलू विधि बहुत सारी हैं। ड्रम में भर देते हैं, उस पर नीम भी डाल देते हैं, मिर्ची भी डाल देते हैं। लेकिन हम ये सारी विधियां तो जानते हैं, पर इसमें हम जब अनाजों का हम संग्रहण करते हैं तो कौन सा जीवाणुनाशक दवाई यूज करते हैं वो हम इसमें लिखेंगे। मैलाथियन और पायरेथ्रियस, इन 2 कीटनाशक दवाइयों का यूज करते हैं, ये भी आप याद रखना। फिर देखो, अनाज के भी कई प्रकार हैं। जैसे गेहूं अनाज है, चावल अनाज है। अनाज का मतलब केवल गेहूं बस नहीं है, गेहूं अलग है। तो गेहूं को अंग्रेजी में व्हीट कहते हैं और गेहूं सबसे ज़्यादा उत्तर भारत में उगाया जाता है और सबसे ज़्यादा पंजाब में उगाया जाता है। ठीक है, तो अब गेहूं में कार्बोहाइड्रेट और यानी स्टार्च कितना पाया जाता है? 70 से 75%। प्रोटीन 9 से 12%। अब गेहूं में जो प्रोटीन पाई जाती है उसे ल्यूटीन कहते हैं। ठीक है, विटामिन इसमें बी और निकोटिक अम्ल पाया जाता है। गेहूं को अंकुरित करने पर विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स और ई ये बढ़ जाते हैं।
ठीक है, ये बढ़ जाते हैं। तो जब गेहूं को अंकुरित करते हैं, ये तो आप समझते होंगे अंकुरित कैसे करते हैं। तो गेहूं को अंकुरित करने पर विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स में भी विटामिन बी के अंदर भी 8 विटामिन हैं, ठीक है, और विटामिन ई ये बढ़ जाती हैं। खनिज लवण में कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन ये पाए जाते हैं। अब चावल पढ़ते हैं, ये भी एक अनाज है। तो चावल दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट इसमें पाया जाता है 80%, प्रोटीन 6 से 7%, विटामिन बी और निकोटीन सेम विटामिन। खनिज लवण कैल्शियम, फास्फोरस और ये कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन लौह लवण जो है अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब एक चीज़ चावल के बारे में एक चीज़ याद रखना है, एक बात, ये सबके लिए भी है, मतलब सभी अनाजों के लिए है कि चावल को पकाने पर विटामिन कम हो जाती है। चावल को पकाने पर विटामिन कम हो जाती है, इसीलिए चावल को दाल के साथ पकाने पर विटामिन बढ़ जाती है। दाल के साथ पकाना चाहिए चावल को, ठीक है। अब जैसे अब धान तो जानते होंगे, चावल हमें कहाँ से मिलता है, धान से मिलता है। तो धान और चावल को अगर पीस लिया जाए, मतलब धान को कूटने पर चावल मिला, तो धान में कहा गया है कि उसमें प्रोटीन ज़्यादा होती है, सॉरी विटामिन ज़्यादा होती है धान में, ठीक है। फिर अगर चावल को भी पीस लिया जाए तब भी विटामिन कम हो जाती है, और पकाने पर भी विटामिन चावल की कम हो जाती है। चलिए ठीक है, अब बाजरा पढ़ते हैं। बाजरा गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, यूपी में उगाया जाता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट इसमें 67% पाया जाता है, प्रोटीन 11 से 15% पाया जाता है, और सबसे ज़्यादा अनाजों में अगर कहा जाए तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा बाजरों में पाई जाती है, अनाजों में। वैसे तो प्रोटीन दालों में पाई जाती है और सबसे ज़्यादा सोयाबीन में पाई जाती है, लेकिन अनाजों की बात की जाए तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा बाजरे में पाई जाती है। कितनी? 11 से 15%। इसीलिए इसको गरीबों के लिए बाजरा प्रोटीन का उत्तम साधन है, ठीक है। वसा 5 से 6% पाई जाती है, और बाजरे में विटामिन ए, बी तथा निकोटीन अम्ल पाया जाता है। नोट, ये याद रखना है, किसी भी अनाज के छिलके को उतारने पर विटामिन नष्ट हो जाती है। कोई भी अनाज हो, चाहे वो गेहूँ हो, चावल हो, बाजरा हो, मक्का हो, कुछ भी हो, इसका अगर आपने छिलका उतार दिया तो विटामिन नष्ट हो जाती है। इसीलिए गेहूँ का जो चोकर होता है ना, ऊपरी परत होता है जिसको हम छान लेते हैं, उसमें विटामिन ज़्यादा होती है, तो मतलब उसको भी खाना चाहिए। दालें, अब हम दालें पढ़ते हैं, ठीक है। हमने अनाज के बारे में पढ़ लिया, अब दालें के बारे में। तो दाल दो प्रकार की होती हैं, एक तो साबुत दालें जैसे चना, उड़द, मूंग, मतलब जो खड़ी दालें हैं जिसे बोलते हैं हम, और टूटी हुई दालें। तो इन्हीं साबुत दालों को टूटकर इन्हीं साबुत जो दालें होती हैं, साबुत दालें, इन्हीं को तोड़कर बनाया जाता है टूटी हुई दालें। अब टूटी हुई दालें दो प्रकार से मार्केट में बिकती हैं, एक तो छिलका रहित, मतलब जिनमें छिलका नहीं होता है, और एक छिलका सहित बिकती हैं। तो जो छिलका रहित बिकती हैं ना, उनमें विटामिन बी नष्ट हो जाता है, उनमें विटामिन बी नहीं पाया जाता, और छिलका रहित वाले में विटामिन बी पाया जाता है। अब एक प्रौढ़ व्यक्ति को अपने प्रतिदिन के आहार में 60 से 70 ग्राम तक दाल लेना चाहिए, ठीक है। इतनी दाल डेली खाना चाहिए। दालों में प्रोटीन की अधिकता लगभग 20 से 25% होती है, तो अधिक प्रोटीन होती है, और हमें पता है कि प्रोटीन हमारे शरीर निर्माण में सहायक है। तो दाल, तो फिर हम ओवरऑल कह सकते हैं कि दाल हमारे शरीर निर्माण में सहायक है, यस। तो दालों में प्रोटीन की अधिकता होने के कारण दालें शरीर निर्माण में भी सहायक हैं, ठीक है। अब नोट पॉइंट, बहुत अच्छी बात है ये, कि दालों में मेथियोनिन नामक अमीनो अम्ल की कमी होती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दालों में कौन से अमीनो अम्ल की कमी होती है, ठीक है। अब दालों में प्रोटीन जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि 20 से 25% होती है, कार्बोहाइड्रेट 55 से 60%। विटामिन कौन कौन सी पाई जाती है? विटामिन B1 जिसका रासायनिक नाम है थायमिन, विटामिन B2 जिसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, और निकोटिन अम्ल पाया जाता है, ठीक है। विटामिन C नहीं पाई जाती है। और सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन 35 से 45% पाई जाती है, और मेनली विकीपीडिया में दिया है कि 42% पाई जाती है, ठीक है। अब दालों की
सूखी मिलिंग। अच्छा, अब हमारा सेकंड टॉपिक ये था कि प्रिपरेशन ऑफ पास्ता, नूडल्स, कॉर्नफ्लेक्स था। तो ये मुझे लगता है कि आपको आता होगा, नूडल्स कैसे बनाया जाता है, पास्ता कैसे बनाया जाता है, और या तो फिर आप नेट से भी देख सकते हैं। ये इसमें क्या है ना कि इसमें ज़्यादा फैक्ट नहीं थे नूडल्स पास्ते में, तो इस वजह से इन टॉपिक को नहीं लिखा मैंने। अच्छा, अब दालों की सूखी मिलिंग क्या? अच्छा, दालों की मिलिंग है क्या? तो दालों की मिलिंग का मतलब ये है कि हमने खेत से दाल उगा ली, ठीक है। अब हमारे पास दाल आ गई, अब खड़ी दाल आ गई, तो अब मिलिंग का मतलब ये है कि हम इस दाल को खाने योग्य बनाएं। मतलब इसकी गंदगी दूर कर दें, मतलब जैसे खेत से हम दाल लेके आए, उसमें धूल मिट्टी के कण लगे हैं तो उसको दूर करना, और इसको तोड़ना, ये सब यही मिलिंग कहलाती है। तो मिलिंग समझ में आया होगा कि मिलिंग किसे कहते हैं, ठीक है। तो मिलिंग के मैंने फैक्ट लिखे हैं। अच्छा, एक फैक्ट ये है कि 2001 से 2002 में भारत दालों का उत्पादन 13.19 मिलियन टन करता था, जो कि विश्व के उत्पादन का 27% था, ठीक है। तो अब ये तो एक अलग से फैक्ट है। अब मिलिंग से दो फैक्ट है। क्या? पहले आप फैक्ट पढ़ लें, फिर मिलिंग की प्रक्रिया समझाते हैं। गुठलीदार दालों पर 1% या 100 किलोग्राम पर 150 से 250 ग्राम अलसी का तेल लगाया जाता है। दाल में जो दाल है, गुठलीदार दाल है, उस पर 100 ग्राम दाल पर 150 से 250 ग्राम अलसी का तेल लगाया जाता है और 2 से 3 दिनों तक इसको धूप में सुखाया जाता है। ये एक फैक्ट है। दूसरा, 100 ग्राम दाल के लिए, अच्छा ये परसेंट में जो लिखा है ये, और जो ग्राम में लिखा है, ये डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस ऐसा है कि मैंने अलग अलग तरीके से देखा था। विकिपीडिया में कुछ दिया, विकिपीडिया में शायद परसेंट में दिया था, और एक जगह इसमें ग्राम में दिया था। तो ये दोनों लिख लिए हैं कि परसेंट में पूछे तो इतना और ग्राम में पूछे तो इतना। 100 ग्राम दाल के लिए 2.5 से 3.5 kg या 2 से 5% पानी की आवश्यकता होती है। तो ये दो फैक्ट हैं, ये याद रखना है। और बाकी अब हम समझते हैं कि दाल मिलिंग की सूखी विधि है क्या, कैसे किया जाता है। देखो, दाल मिलिंग की सूखी विधि में दाल की सफाई, खरोचना, वैसे मैंने विधि समझा दी है, आप इससे पढ़ सकते हैं। इसकी मिलिंग का मतलब, हाँ, यूट्यूब में वीडियो भी देख सकते हैं आप कि दाल मिलिंग, तो आपको सब समझ में आ जाएगा दाल मिलिंग है क्या। तो दाल को ही शुद्ध करना, खाने योग्य बनाना, तोड़ना, सफाई करना, यही सब दाल मिलिंग है, ठीक है। धन्यवाद।